हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्रेजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 9 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? ऑप्शन नंबर ए है अयोध्या, बी है लखनऊ, सी है सुल्तानपुर और डी है बाराबंकी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बाराबंकी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की बात कही है। यह केंद्र बाराबंकी के राम स्नेही घाट पर 10 एकड़ की भूमि पर बनाया जाएगा। यह लोगों को एक शहर से दूसरे शहर जाने के बजाय एक स्थान पर भगवान राम के संपूर्ण जीवन का भव्य और दिव्य दर्शन प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इस संग्रहालय में रूस, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड आदि जगहों की कठपुतलियों के माध्यम से रामायण प्रस्तुत की जाएगी। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही है, ये कहाँ पर की जाएगी? तो बाराबंकी के राम स्नेही घाट पर 10 एकड़ की भूमि पर यह बनाया जाएगा। अब दोस्तों, ये बाराबंकी में बनाया जाएगा तो बाराबंकी के बारे में जानते हैं। बाराबंकी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है? तो वस्त्र उत्पाद बाराबंकी का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है। और बाराबंकी का प्रमुख मेला या महोत्सव क्या है? तो देवा शरीफ मेला ये बाराबंकी का प्रमुख मेला है। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर को भिखारी मुक्त करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है प्रयागराज, बी है वाराणसी, सी है गोरखपुर और डी है नोएडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अब सड़कों और घाटों पर भिखारी दिखाई नहीं देंगे। सोमवार से काशी को भिखारी मुक्त बनाने के अभियान की शुरुआत भी कर दी गई। शहर के दशाश्वमेध इलाके में भिखारियों की शिफ्टिंग का काम भी शुरू हो गया है। अभियान के पहले दिन सड़क और घाट किनारे बैठे भीख मांग रहे 13 लोगों को अपना घर आश्रम भेजा गया। फरवरी महीने में वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने शहर को भिखारी मुक्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। तो दोस्तों, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि वाराणसी में भिखारी मुक्त बनाने का अभियान जो है वो शुरू किया गया है और इसके तहत जो भी भिखारी या जो भी व्यक्ति सड़क किनारे बैठा हुआ मिलेगा तो उसे आश्रम में भेजा जा रहा है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और जो वाराणसी के कमिश्नर हैं दीपक अग्रवाल, उन्होंने शहर को भिखारी मुक्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जो हैं वो फरवरी महीने में ही दिए थे। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और दोस्तों, वाराणसी का एक जिला एक उत्पाद क्या है? तो बनारसी रेशम साड़ियाँ बनारस का एक जिला एक उत्पाद है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के नायक मंगल पांडे की 8 अप्रैल को पुण्यतिथि मनाई गई। उन्हें कहाँ फांसी दी गई थी? ऑप्शन नंबर ए है मेरठ, बी है लखनऊ, सी है बैरकपुर और डी है धर्मशाला। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बैरकपुर। 8 अप्रैल को मां भारती के अमर शहीद मंगल पांडे की पुण्यतिथि है। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बगावत का बिगुल बजाने वाले बैरकपुर रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे को 8 अप्रैल के दिन ही फांसी दी गई थी। और दोस्तों, मंगल पांडे के बारे में अगर देखें तो इनका जन्म 30 जनवरी 1831 को एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो बलिया जिले के नगवा गांव में। और दोस्तों, कुछ इतिहासकार जो है वो मंगल पांडे का जन्म फैजाबाद जिले के गांव सुरहुरपुर को बताते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1849 में 22 साल की उम्र में मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में भर्ती हुए थे। और हर साल 8 अप्रैल को इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों, ये जो विद्रोह है ये शुरू क्यों हुआ था तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो 1850 के दशक में सिपाहियों के लिए नई इनफील्ड राइफल लाई गई थी। इसमें लगने वाली कारतूसों को मुंह से काटकर राइफल में लोड करना होता था
और बैरकपुर रेजिमेंट के जो सिपाही थे उन्हें जब ये पता चला कि इसमें लगने वाले कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी मिली होती है, तो इसके बाद हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग के सिपाहियों ने नाराज़गी जताई और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया। उस वक्त वह बंगाल के बैरकपुर छावनी में तैनात थे। उन्होंने न केवल कारतूस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया बल्कि साथ ही सिपाहियों को मारो फिरंगी का नारा देते हुए विद्रोह के लिए प्रेरित किया। उसी दिन मंगल पांडे ने 2 अंग्रेज अफसरों पर हमला कर दिया था और बाद में उनके खिलाफ मुकदमा चला गया और उन्हें अंग्रेज अफसरों के खिलाफ विद्रोह की बात स्वीकार की थी उन्होंने, और उसके बाद उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई और तय तारीख से उन्हें 10 दिन पहले फांसी की सज़ा दी गई थी। और जो फांसी के लिए तारीख तय की गई थी वो कितनी की गई थी, तो 18 अप्रैल, लेकिन उन्हें जो फांसी है वो 8 अप्रैल को दी गई थी, क्योंकि जो अंग्रेज अफसर थे उन्हें ये भय था कहीं विद्रोह जो है वो ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से उन्हें 10 दिन पहले ही फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये था पूरा मामला। यहाँ पर आपने जाना कि ये विद्रोह क्यों हुआ था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 अप्रैल 2021 से एक विशेष केंद्रित कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अभियान किस तारीख तक जारी रहेगा? ऑप्शन नंबर ए है 20 अप्रैल, बी है 22 अप्रैल, सी है 23 अप्रैल और डी है 25 अप्रैल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 23 अप्रैल। उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 अप्रैल 2021 से एक विशेष केंद्रित कोविड टीकाकरण अभियान शुरू किया है। अभियान विभिन्न सामाजिक समूहों के लाभार्थियों पर ध्यान केंद्रित करेगा जो 45 वर्ष से अधिक आयु के हैं। यह अभियान 23 अप्रैल 2021 तक जारी रहेगा। राज्य के सभी जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी इस अभियान के प्रभारी होंगे। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 8 अप्रैल 2021 से एक विशेष केंद्रित कोविड टीकाकरण के लिए अभियान शुरू किया है और यह अभियान 23 अप्रैल 2021 तक जारी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई साल 2021 की सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है मुकेश अंबानी, बी है गौतम अडानी, सी है जैक मा और डी है जोंग सांसान। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए मुकेश अंबानी। फोर्ब्स ने साल 2021 के लिए दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट जारी कर दी है। भारत के मुकेश अंबानी फिर से एशिया के सबसे अमीर शख्स बने हैं, जबकि वह दुनिया के 10वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। भारत के 10 सबसे धनी व्यक्तियों की इस लिस्ट में मुकेश अंबानी पहले और गौतम अडानी दूसरे नंबर पर हैं। मुकेश अंबानी ने चीन के जैक मा को पीछे छोड़ दिया है, जो 1 साल पहले एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। फोर्ब्स के अनुसार पिछले साल के मुकाबले देश में अरबपतियों की संख्या 102 से बढ़ करके 142 पहुंच गई है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि फोर्ब्स ने साल 2021 के लिए लिस्ट जारी की है दुनिया के 10 सबसे अमीर व्यक्तियों की। और अगर दुनिया में सबसे अमीर व्यक्तियों को देखा जाए तो सबसे पहले नंबर पर जो है वो हैं अमेजॉन के मालिक जेफ बेजोस। ये हमने आपको कल भी बताया था, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो जेफ बेजोस सबसे अमीर व्यक्ति हैं। और जो मुकेश अंबानी हैं वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं। और दोस्तों भारत में जो दूसरे नंबर पर सबसे अमीर व्यक्ति हैं वो हैं गौतम अडानी, तो इनका नाम भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। और पिछले साल के मुकाबले देश में अरबपतियों की संख्या जो वो 1 से 2 से बढ़कर के 142 पहुंच गई है। और दोस्तों फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो अरबपति हैं वो किस देश में हैं, तो वो हैं अमेरिका में। और कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है 724 अरबपति अमेरिका देश में हैं। और दूसरे नंबर पर कौन है, तो चीन, और चीन में है 698 अरबपति। और तीसरे नंबर पर है भारत जिसमें 140 अरबपति हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू के शीघ्र निदान के लिए निम्नलिखित में से किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने एक उपकरण विकसित किया है? ऑप्शन नंबर ए है आईआईटी खड़गपुर, बी है आईआईटी दिल्ली, सी है आईआईटी बॉम्बे और डी है आईआईटी कानपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आईआईटी दिल्ली। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं के एक समूह ने डेंगू के शीघ्र निदान के लिए एक उपकरण विकसित किया है।
इस उपकरण के साथ परीक्षण के परिणाम 1 घंटे के भीतर उत्पन्न हो जाएंगे, जबकि वर्तमान प्रक्रिया 1 दिन से अधिक समय लेती है। इस उपकरण को आईआईटी दिल्ली द्वारा आईसीएमआर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च एनआईएमआर के सहयोग से विकसित किया गया है। तो दोस्तों आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने डेंगू के शीघ्र निदान के लिए एक उपकरण को विकसित किया है और उस उपकरण के जरिए 1 घंटे के भीतर जो डेंगू का परीक्षण होता है उसका परिणाम देखा जा सकेगा, जबकि वर्तमान में इसके लिए जो प्रक्रिया थी उसमें 1 दिन का समय लगता था। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, आईआईटी दिल्ली के शोधकर्ताओं ने इस उपकरण को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 में प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद जारी करेंगे। पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है चित्रा मुदगल, बी है डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब, सी है दिव्य प्रकाश दुबे और डी है विनय त्रिपाठी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 अप्रैल 2021 को उड़ीसा इतिहास पुस्तक का, आपको पुस्तक का नाम ध्यान रखना है, उड़ीसा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद जारी करेंगे। इसे उत्कल केसरी डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब ने लिखा है। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक उल्लेखनीय व्यक्ति थे। उन्होंने 1946 से 1950 और 1956 से 1961 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने अहमदनगर किला जेल में किताब लिखी, जहां उन्हें 1942 से 1945 के बीच 2 साल से अधिक समय तक कैद में रखा गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो डॉक्टर हरे कृष्णा मेहताब हैं उन्होंने इस किताब को लिखा है और 9 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उड़ीसा इतिहास पुस्तक का हिंदी अनुवाद जो है वो जारी करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए किस जंतु की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है? ऑप्शन नंबर ए है बिल्ली, बी है मछली, सी है मेंढक और डी है कुत्ता। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेंढक। वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेंढकों की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है। इन रोबोटों को जेनोबॉट्स नाम दिया गया है। जेनोबॉट्स मेंढक कोशिकाओं से बने होते हैं। उनका नाम जेनोपस लाविस मेंढक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने रोबोट बनाने के लिए कोशिकाओं की आपूर्ति की है। जेनोपस लाविस एक अफ्रीकी मेंढक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वैज्ञानिकों ने नए जीवित रोबोट बनाने के लिए मेंढकों की स्टेम कोशिकाओं का उपयोग किया है और ये जो मेंढक हैं ये जेनोपस लाविस ये अफ्रीकी मेंढक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस संगठन ने मिसाइल सिस्टम के उत्पादन में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भागीदारी बनाने की अनुमति दी है? ऑप्शन नंबर ए है डीआरडीओ, बी है इसरो, सी है नासा और डी है भेल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ ने निजी क्षेत्र की कंपनियों को मिसाइल प्रणालियों के विकास और उत्पादन में इसके साथ काम करने की अनुमति दी है। यह घोषणा विकास व उत्पादन भागीदार कार्यक्रम के तहत की गई है। तो ये अनुमति किसने दी है? तो डीआरडीओ ने ये अनुमति दी है। और डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है। और डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? तो 1958 को डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में डीआरडीओ का मुख्यालय है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल को संचालित करने वाली संस्था फीफा ने निम्न में से किस देश के फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए है चीन, बी है रूस, सी है पाकिस्तान और डी है बांग्लादेश। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर संचालित करने वाली संस्था फीफा ने अहम फैसला लेते हुए 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने यह फैसला तीसरे वर्ग के दखल के कारण लिया है। इसके अलावा फीफा ने चार्ड फुटबॉल एसोसिएशन को भी निलंबित करने का फैसला किया है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को तीसरे पक्ष की दखलंदाजी की वजह से 4 साल में दूसरी बार सस्पेंड किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि फुटबॉल को वैश्विक स्तर पर जो संचालित करने वाली संस्था है
फीफा उसने एक अहम फैसला लिया है और उसके तहत 7 अप्रैल 2021 को पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया है। और पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं आरिफ अलवी और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं इमरान खान और पाकिस्तान की मुद्रा है पाकिस्तानी रुपया। तो ये भी सारी चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थे 9 अप्रैल से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, निम्न में से कौन सा शहर प्रदेश में भूजल दोहन में शीर्ष स्थान पर है? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर ए था लखनऊ और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब दिए। और मैं फिर से कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए है जस्टिस एन.वी. रमणा, बी है जस्टिस हिमा कोहली, सी है जस्टिस अशोक गांगुली और डी है जस्टिस संजय यादव। तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।